नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। आज मेरे साथ है रमेश मैड़ा, जो कि बीएपी के प्रदेशाध्यक्ष है। अपने बेबाक भाषणों की वजह से आए दिन ये सुर्खियों में रहते हैं। साथ ही सुर्खियां इनके नाम के साथ इसलिए जुड़ी रहती है कि ये इंग्लिश बड़ी फर्राटेदार बोलते हैं। जिस तरीके से आप मंचों पर बोलते हैं, वैसा अगर इंटरव्यू हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस रमेश मैड़ा को जानता हूं जो साउंड फाड़ देता है। पहले जब हम गाड़ी में आ रहे थे, एक चर्चा हुई थी किसी बात को लेकर, है ना। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा आप बता रहे थे कि इंग्लिश सीखना क्यों प्रारंभ किया, इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ, वो कहानी मैं सुनना चाहूंगा। इसके पीछे दो घटनाएं हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप पूछ ही रहे तो मैं बता देता हूँ। मैं क्लास में बैठा हुआ था और साइकोलॉजी की क्लास थी। तो एक दिल्ली से पढ़ी हुई टीचर थी और बेसिकली वो पंजाब से थी। तो उसका इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छा कमांड था, बहुत शानदार अंग्रेजी बोलती थी। तो उसमें क्लास में उसने इस तरह से मुझे इंग्लिश में बात करी, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं भी अपमानित हुआ। तो तब से मैंने ठान लिया था कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ आप ही इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, दुनिया सारी बोल सकती है और एक दिन मैं आपके सामने अंग्रेजी बोल के दिखाऊंगा। तो तब से मैंने ठान लिया था। तो सबसे पहले तो मैंने अंग्रेजी सीखी। आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ द हिंदी मीडियम। I have completed my all schooling from Hindi medium, from the government school. I didn't go to private school and I didn't go to English medium school. I completed my schooling from Hindi medium and my English was not very well. I was very poor student in the English. English में भी काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन तब से मैंने ठान लिया था कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, सीखने के साथ ही दूसरों को भी सिखाऊंगा। फिर कुछ अंतराल के बाद इंग्लिश सीखने के लिए गया, तो वहाँ कुछ महीने गया। कुछ महीने के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे अंग्रेजी आने लगी थी। तो संडे के दिन वहाँ विशेष क्लास रहती है, तो मुझे भी बोलने का मौका मिला। तो वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे, इंग्लिश पढ़ाने वाले जो टीचर थे, तो उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व किया, तो मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो फिर मैंने उन डायरेक्टर सर से ही चैलेंज किया था, मैं कोचिंग क्लास इस्टेब्लिश करूँगा तो आपकी कोचिंग क्लास के आसपास ही करूँगा, मुझे क्या निकाल रहे हो, मैं आपके आसपास ही कोचिंग क्लास खोलूंगा। फिर उसको ठान लिया और उसके जस्ट 4 महीने के बाद आई वॉज नॉट वेरी परफेक्ट इन इंग्लिश। आई हैड नॉलेज ऑफ ग्रामर, समथिंग स्पीकिंग आल्सो, बट आई वॉज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। उसमें मैं अंग्रेजी में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे निकाल दिया और मैंने चैलेंज कर दिया। और उसके जस्ट 4 महीने के बाद मैंने इंग्लिश इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर दिया। और उससे पहले 4 महीने के दौरान मैंने दिन रात उस मेहनत करी और फाइनली उसको इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा चलो ठीक है, इट्स माय पार्ट टाइम जॉब। ओके, I was enjoying just teaching of English language and I was feeling very fantastic teaching language. Okay. जहाँ जो दूसरे कोचिंग क्लास थे उनकी जो फीस थी बहुत हाई थी, है ना, वो अफोर्डेबल नहीं थी। पुअर स्टूडेंट कांट अफोर्ड higher fees of the other coaching class. Then I thought and I took a strict decision that I will continue teach the poor class of student and Hindi medium students so they can get their jobs easily. तो तब से मैंने डिसाइड किया नहीं, इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए और इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। तो फिर तब से मैं इसको आगे बढ़ाया। फिर जाके फिर देखा 2018 के अंदर, तो मैं सोचा कि उदयपुर के अंदर जो बच्चे हैं वो सब सारे पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्कूलिंग कर रखी है, पैसे वाले हैं, ये तो इनका कोई इशू नहीं और कोचिंग क्लास किसी कहीं से भी लेके इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, मैं एक ट्राइबल स्टूडेंट हूँ, है ना। मैंने जो देखा है, तो मेरे पास मैंने जो एक्वायर्ड किया, मैंने जो हासिल किया है, ये वापस मेरे भाई बहनों को मैं दूँ, ताकि वो भी अपने जीवन करियर को चमका पाए, ब्राइट कर पाए। हाँ, तो फिर से आपकी जो जर्नी है प्रतापगढ़ में शुरू हुई है ना। फिर उस लेडी से कभी मुलाकात हो पाई? नो, आई नेवर टॉक लेटर दैट लेडी टीचर। तो जिस आत्मग्लानि में आपने ये सारा जो प्रयास किया और फिर इंग्लिश सीखी, तो आपने कभी सोचा नहीं कि यार फिर से जाके उसको दिखाऊं कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूं? नहीं, उसके बाद मेरा विचार ही चेंज हो गए थे। अच्छा। फिर वो विचार नहीं रहे थे, वो जिस तरह से वो वाली कहावत हो गई कि सत्य को साक्षी की क्या जरूरत है ना।
तो पहले शुरुआत तो दिखाने के लिए करी थी, है ना? हाँ, एक दिन दिखाऊंगा। हाँ, शुरुआत तो दिखाने के लिए करी थी कि मैं इंग्लिश, हाँ एक दिन मौका मिला था, मैंने इंग्लिश में उनसे बात करी तो वो शॉक्ड रह गई, लेकिन उस इंटेंशन से नहीं, इंटेंशन से वो नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैंने आपको चैलेंज किया और आज मैं आपको ये इंग्लिश बोलते हो, वो वैसे ही कुछ काम था और मैंने बात करी तो वो शॉक्ड हो गई कि क्या बात है। और कोचिंग कहाँ खोली थी? उसी इंस्टीट्यूट के पास में? हाँ, उसी के पास में, केवल 300 मीटर का डिस्टेंस था। सैटेलाइट हॉस्पिटल सेक्टर 6 आयुष पैरामेडिकल की बिल्डिंग में हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था, तो 300 मीटर ही डिस्टेंस था। तो उन गुरुजी से तो मुलाकात हो पाई होगी? नहीं, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, फिर तो प्रतिद्वंदी हो गए थे। हमारे पास भी बच्चे आ रहे थे तो वो भी यूँ कहते थे कि वो तो हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, जहाँ द एलिट चलता है, द एलिट का जो डायरेक्टर है रमेश मेढ़ा, वो तो यहाँ से पढ़ के गया हुआ है। नहीं तो एक बार सक्सेसफुल होने के बाद तो लोग रिश्ते इस्टेब्लिश कर ही लेते, चाहे एक दिन भी गए हो तो क्या हमारे यहाँ से पढ़ के गया है ना, तो नाराज तो हुए होंगे कि यार हमारे स्टूडेंट क्यों तोड़ रहा है। हाँ, ये ऐसा हुआ, नाराज हुए, उन्हें लगा कि यार स्टूडेंट, क्योंकि हमारे जो फीस थी वो उनकी तुलना में काफ़ी कम थी, नॉमिनल फीस थी, तो जो बच्चे थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो हमारे पास आए और काफ़ी स्ट्रेंथ थी, तो इस वजह से उनको भी लगा, ये बात भी हमारे पास आई, लेकिन हम चलते रहे, हम क्वालिटी देते रहे। अभी मैं जैसे कि आपकी कोचिंग से ही हम आ रहे हैं, वहाँ पे मैं देख रहा था कि बच्चे अभी इंग्लिश में ही बात कर रहे थे एक दूसरे से, टूटी फूटी, बीच बीच में अटक रहे थे, लेकिन सर उनको करेक्ट कर रहे थे और इंग्लिश में बातचीत चल रही थी, है ना? इंग्लिश सिखाने का प्रोसेस क्या रहता है आपका, एक बार बताए ना। इंग्लिश, सबसे पहले हम जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ये ग्रामर बेस्ड इंग्लिश है। ग्रामर बेस्ड का मतलब ये होता है कि हम यहाँ जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं वो सारे राजस्थान के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हाँ, भले ही वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ, सेकंड ग्रेड जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो बीएड का रखा है, एमए का रखा है, सेकंड ग्रेड एग्जाम है या सेकंड लेवल है, एलडीसी एग्जाम है, या इसके अलावा जो आरएस का एग्जाम दे रहा है उसके अंदर भी इंग्लिश है, तो सारे कंपटीशन के हिसाब से ग्रामर पढ़ाया जाता है। सबसे पहले बच्चों को सेंटेंस, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सिखाया जाता है। हाँ, उसके बाद सारी ग्रामर होने के बाद बच्चों को जो इंग्लिश सीख चुके हैं, जो अच्छे बोलना जानते हैं, वो बच्चे जो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो वो सुनते हैं 1 महीना 1.5 महीना उनको सुनाया जाता है, उसके बाद वो खुद बच्चे बोलना शुरू हो जाते हैं सुन के। तो कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? जैसे कि एक बच्चा जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, कितने टाइम में बोलना सिखा देते हैं आप? ये बच्चे के नॉलेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे बच्चों का स्कूलिंग बहुत अच्छा हो रखा होता है, तो जिनका स्कूलिंग अच्छा होता है तो उनको सीखने में लगभग 5 के 6 महीने के अंदर कवर कर सकता है। लेकिन जिनकी स्कूलिंग जैसे इंग्लिश के टीचर ही नहीं थे, जैसे तैसे करके उन्होंने 10th बोर्ड किया या 12th बोर्ड किया है, उनके लिए समय लगता है, 8 महीने भी लगते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंग्लिश में 0 भी है और हमारे पास आता है तो 10 महीने के अंदर तो हम गारंटी के साथ सिखा सकते हैं। और जिनका अच्छा है, स्कूलिंग अच्छा हो रखा है, तो वो 6 महीने के अंदर फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट 1 साल के अंदर आपके यहाँ से बढ़िया इंग्लिश बोलना सीख जाएगा? बिल्कुल, 1 साल के अंदर तो पूर्ण गारंटी के साथ सीख सकता है। क्या नाम है आपकी कोचिंग संस्थान का, और क्या कोई भी पढ़ सकता है या फिर सेलेक्टेड ही, जैसे आप चूज करते हो, या कोई भी आ जाए पढ़ने के लिए तो पढ़ा देंगे? हमने कोचिंग क्लास का नाम है द एलिट, है ना, और इसमें कोई भी पढ़ सकता है, 6 क्लास से लगाकर 12th और कॉलेज के बच्चे, इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट भी पढ़ सकते हैं। अभी भी 6-7 टीचर्स आ रहे हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना, पहले भी सीखे हुए हैं। जैसे उदयपुर में जिन स्टूडेंट को आपने पढ़ाया, और एक स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगा, हेमंत पालीवाल, है ना, कहाँ का था ये उदयपुर का। तो उसको अभी अफ्रीका के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर 20 लाख का पैकेज मिला है, 20 लाख का। ऐसे छोटे पैकेज जैसे 10 लाख है, 8 लाख, ऐसे तो कई सारे स्टूडेंट्स है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो पैकेज मिला है ना मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, जिनको हमने उदयपुर में पढ़ाया, वो हेमंत पालीवाल है, और उसको 20 लाख पैकेज मिला है। इसके अलावा एम्स आप जानते होंगे, हाँ, तो एम्स के अंदर अपने लगभग 50 स्टूडेंट आज की तारीख में जॉब कर रहे हैं।
आपके स्टूडेंट एम्स के अंदर 50 स्टूडेंट है जो जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, उसमें से 2 मेरे क्लासमेट हैं। मेरे क्लासमेट ही मेरे स्टूडेंट बने। आपके क्लासमेट को भी आपने सिखाया है? मेरे क्लासमेट ऐसे 8 क्लासमेट थे जो मेरे स्टूडेंट बने और आज की तारीख में वो जॉब कर रहे हैं और एम्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। 2 क्लासमेट की बात कर रहा हूँ। बाकी और तो दूसरे जो स्टूडेंट आए, दूसरे जो कॉलेजेस जैसे नर्सिंग कॉलेजेस, बहुत सारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस थी और वहाँ से जो स्टूडेंट आए और उनका भी कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और आज वो वहाँ जॉब कर रहे हैं एम्स के अंदर। अच्छा, एम्स के अंदर। चलिए, पढ़े लिखे आप हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते थे। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास किया था कभी? आई नेवर ट्राइड। आपने ट्राई नहीं किया है ना? हाँ, कभी ट्राई नहीं किया। आई वॉज हैप्पी इन टीचिंग बिकॉज टीचिंग इज माई हॉबी। अच्छा, पढ़ाना आपका हॉबी है, तो फिर मतलब गवर्नमेंट टीचर भी तो बन सकते थे अगर हॉबी है तो। इसके साथ मेरा दूसरा जो इंटरेस्ट था वो सामाजिक कार्यों के अंदर था। चलिए, उस पर भी आएंगे कि जब पढ़े लिखे आप हैं, आप अच्छी कोचिंग चला रहे हैं, उस जिस चीज़ के लिए मेहनत करी है, जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी इंग्लिश बोल रहे, कमांड भी अच्छी, और स्टूडेंट भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपका तो व्यवसाय तो बहुत अच्छा चल रहा है। राजनीति में आने का कारण क्या है? बस ये बता दीजिए कि राजनीति में क्यों आए और इस तरफ झुकाव कैसे हुआ, कब से शुरुआत हुई है? राजनीतिक से पहले मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आया हूँ, सीधा राजनीतिक के अंदर नहीं आया हूँ। और इसके जो शुरुआत होती है उदयपुर से होती है। हुआ क्या था, वहाँ मेघराज जी तावड़ करके नेताजी थे, अभी नहीं रहे वो, है ना। तो उदयपुर के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ जितने भी चौराहे हैं वहाँ महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई है। लेकिन हमारे जो आदिवासी महापुरुष थे उनके नाम से कोई चौराया वहाँ नहीं था। तो उसको लेकर उन्होंने रेती स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया, रेती स्टैंड पर, कि पूजा भील का भी पूजा भील के नाम से स्टेचू बनना चाहिए और उनके नाम से चौराहे का नामकरण होना चाहिए। क्योंकि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर पूजा भील का एक अहम योगदान था। लेकिन वहाँ मुझे लगा कि आज़ादी की इतने सालों के बाद भी इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। पहली बार एहसास हुआ कि आदिवासी जो महापुरुष है, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान, आन बान, शान के लिए लड़ते हुए प्राणों को त्याग दिया और उनका भी कहीं नामो निशान नहीं है, तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो फिर वो धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद उसमें हमें सफलता भी मिली और नगर निगम के द्वारा वहाँ पर पूजा भील की जो मूर्ति है स्थापित की गई, वो चौराहे का नामकरण किया गया। तो तब से मेरी रुचि बढ़ती गई। तो रुचि तो बढ़ गई। चलिए, सामाजिक काम कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी किया, सब कुछ किया। बीएपी की तरफ, क्योंकि बीएपी के प्रदेश अध्यक्ष है आप, और एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो कि इतनी तगड़ी इंग्लिश बोलता है कि अगर सामने वाले को इंग्लिश में भाषण दे दे तो जो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे नेता भी होते हैं जिनको सही से भाषणबाजी भी नहीं आती है, तो वो तो बेहोश हो जाएंगे। तो राजनीति की तरफ झुकाव कैसे हुआ आपका? राजनीतिक का झुकाव के कई सारे कारण हैं। सबसे पहले देखो, मैं सामाजिक मंचों पर बोलता था, सामाजिक जनजागरण हमने किया है। फिर उसके बाद क्या है कि बीटीपी आई, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसमें मैं प्रदेश सचिव रहा हूँ। हाँ, उसमें प्रदेश। तो फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ की जो लीडरशिप है, जो दूसरी पार्टियों से जुड़ी हुई है, जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, तो यहाँ के जो इन पार्टियों से जो जुड़े हुए नेता हैं, जो एमएलएज हैं, यहाँ के अपने जो एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्र है या अपन टीएसपी कह सकते हैं, या अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया बोल सकते हैं, तो यहाँ की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर कभी भी विधानसभा में नहीं बोलते हैं। यहाँ के बच्चों की, मतलब हर तरह की, न सिर्फ बच्चों की बात करते हैं, भले किसान वर्ग हो, महिला हो, या शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, तो यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर कभी भी विधानसभा में नहीं उठाते हैं। तो फिर से हमें लगा कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, लोकतंत्र के अंदर है, आमजन की आवाज विधानसभा में पहुंचनी चाहिए। तो तब से हमने ठान लिया कि नहीं, अब इसको हर हालत में आमजन की आवाज विधानसभा में पहुंचे और हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं वो समस्याओं का हल होना चाहिए। उन उद्देश्यों को लेकर हम राजनीति के अंदर आए हैं।
तो बीटीपी क्यों छोड़ा? बीटीपी छोड़ के बीएपी ज्वाइन करने का रीज़न? देखो बीटीपी के अंदर सब कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वहाँ पर जो टीम थी, जैसे मैं भी प्रदेश सचिव था, तो मेरा कोई बात के नहीं, तो मेरी बात को सुना नहीं जा रहा था। मतलब ऊपर से ही आदेश आते थे, वो सारा ऊपर से ही होता था। जैसे कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए, तो वो ऊपर से ही सिलेक्ट होता था। जबकि इसके विरुद्ध हम थे, हम जाजम व्यवस्था के साथ एक, मतलब जाजम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और उसमें जिस तरफ अधिकतम सहमति है, जाजम जो चाहेगी वही व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो इस व्यवस्था के खिलाफ है। हाँ, वो इस व्यवस्था हाई कमान, उसके अंदर क्या था, हाई कमान था। हाई कमान के कारण हमने उसको छोड़ा, बीटीपी को छोड़ा। अच्छा, तो आप मतलब हाई कमान वाले जो फैसले होते हैं उसका विरोध करते हैं, मतलब सर्वसम्मति होनी चाहिए। लोकतंत्र यानी आम व्यक्ति भी निर्णय के अंदर भागीदार हो, और अगर वो भागीदार होता है तो निश्चित रूप से वो जो निर्णय होगा वो श्रेष्ठ निर्णय होता है। चलिए, श्रेष्ठ निर्णय होता है। अब तो बीएपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, पहले तो मैं एक गुरु के हिसाब से बात कर रहा था, अब मैं बात करना चाहूँगा एक प्रदेशाध्यक्ष के हिसाब से। और पहला सवाल ये मेरा है प्रदेशाध्यक्ष से। बांसवाड़ा के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जोर शोर से प्रचार चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में बीएपी कमाल कर सकती है, लोकसभा की सीट निकाल सकती है, दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपके नेता बोलते हैं मंच पे खड़े रह के कि दिल्ली तक आवाज़ पहुंचानी है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से दिल्ली तक आवाज़ पहुंच जाएगी? 100% पहुंचेगी। अभी तक क्या हो रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, वयोवृद्ध नेता वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर आप देखो, वहां बीजेपी के जो नेता हैं वो बीएपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता, सबसे बड़ी चीज है अभी क्या है, बीजेपी के अंदर सारे पार्टियों के नेता जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, डेली आप न्यूज देख रहे हो ना। लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर देखोगे ना, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएपी को ज्वाइन कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेताओं की तो हिम्मत ही नहीं है, अभी तक कुछ डिक्लेयर बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें। और मुझे लगता है कि उन्होंने हार मान ली चुनाव से पहले। चलिए, विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा, ठीक है, उसके बाद लोकसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव में भी कैंडिडेट उतारे जाते हैं बीएपी के। बीएपी किस मुद्दे के साथ इस चुनाव को लड़ रही है, और क्यों लगता है आपको कि लोकसभा का चुनाव बीएपी को लड़ना चाहिए, जरूरत थी इसकी? बीएपी कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, और अगर बड़े देश स्तर, राष्ट्रीय स्तर की बात करें मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ये लोकतंत्र को बचाने का है। अभी इस देश के अंदर क्या हो रहा है, अभी इस देश के अंदर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को तानाशाही पूर्वक खत्म किया जा रहा है। ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, जो एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग करते हुए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को खत्म कर रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का मुद्दा, यह न सिर्फ हमारे बीएपी का मुद्दा बल्कि पूरे देश का मुद्दा है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचना चाहिए। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए बीएपी चुनावी मैदान में है। दूसरा, इस देश का संविधान बचाने के लिए भी बीएपी चुनावी मैदान में है। हमारे ऊपर कई सारे आरोप लगाते हैं कि बीएपी वर्ग विशेष की पार्टी है ना, इस तरह का मुझे सुनने को मिला कई सारे। मुझे भी ये सुनने को मिलता है कि बीएपी एक विशेष वर्ग की पार्टी। मेरा भी सवाल ये कि क्या बीएपी सिर्फ वर्ग विशेष की पार्टी है? नहीं, बीएपी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है, लड़ने का एक मंच है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हो। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, जो बीएपी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है और इस देश में रहने वाले सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। यह सभी वर्गों के जो मुद्दे हैं, ये उनकी जो पीड़ा है वो उठाने का कार्य करती है। और बीएपी और एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल के अंदर भी वो जो विक्टिम है, पीड़ित हैं उन पार्टियों से, है ना, तो उनके लिए भी बीएपी काम करती है। तो ये वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है।
और आने वाले समय में बीएपी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, किंग या किंग मेकर, ऐसा आने वाले समय में संभव है। बीजेपी का एक नारा है अब की बार 400 पार, तो अगर 400 पार हो जाएगी तो ये पार्टीज क्या करने वाली है, आपको क्या लगता है? देखो, जैसे 400 पार होते, मैंने क्या बोला कि अभी जो इस देश के अंदर जो ज्वलंत मुद्दा है, सबसे पहला ज्वलंत मुद्दा है कि लोकतंत्र को बचाना। लोकतंत्र बचेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो तानाशाही का शिकार होगा। ठीक है। दूसरा मैंने ये बोला कि हमारा जो दूसरा मुद्दा है संविधान को बचाना। अब संविधान कैसे बचेगा? अभी जैसे ये जो दोनों पार्टियां हैं अपने अपने दावे कर रही है, जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि 400 के पार, तो जैसे ही अगर 400 के पार अगर होता है तो निश्चित रूप से संविधान को खत्म किया जाएगा। ऐसे मन मर्जी माफी कानून बनाए जाएंगे और जो कानून पहले से बने हुए हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ये तो संविधान के ऊपर सवाल उठ जाएगा जैसे 400 पार होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। मेरे साथ थे रमेश मैड़ा जो कि बीएपी के प्रदेशाध्यक्ष है। कैमरामैन तरुण गोस्वामी के साथ मैं पंकज कुमार गोयल, टीम टीएसपी। धन्यवाद।